हाय दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 2 का तैयारी कर रहे हैं और उस सब के लिए आज हम हिंदी साहित्य के भाषा चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाषा चैप्टर से हम लोग ये पेपर तैयार किए हैं। जो किताब से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये अक्सर ही आने वाला है। इससे हमने भी तैयारी किया था। टीजीटी झारखंड में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ और रैंक भी अच्छा आया हुआ है। ये पीजीटी में मेरा 19वां रैंक है और टीजीटी में 55 रैंक है। तो इन सारी किताबों से जो मैंने अध्ययन किया था वो सारी किताबों का क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूँगा और इसको हम लोग एक एक करके भाषा से 50 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जो बीपीएससी टीआरई 2 में हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले भाषा से जो हिंदी भाषा के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी को पूरी करेंगे। तो आइए हम लोग भाषा से 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? 4 ऑप्शन दिया है: हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी, लौकिक संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक संस्कृत, क्योंकि हमारी मूल स्रोत है वो वैदिक संस्कृत से ही भाषाओं का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध है? ठीक, 4 ऑप्शन है: भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा, ये दक्षिण की भाषा है तो ये द्रविड़ परिवार से आएंगे। इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। इसका राइट आंसर होगा, आंसर भी लग चुका है, मौखिक रूप। गलती से आंसर लग गया है लेकिन इसका राइट आंसर मौखिक रूप होगा। बढ़ते हैं आगे। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि खड़ी बोली साहित्यिक रूप, खड़ी बोली की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हो जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 के आसपास से मानते हैं, यानी 19वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। 4 ऑप्शन है: 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मान्यता मिली? ऑप्शन नंबर आ है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949, क्योंकि संविधान के अनुसार 343 के अनुसार संघ को राजभाषा घोषित किया गया था, जो 14 सितंबर 1949 को हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन है: चांद, ब सुधा, स सरस्वती, द प्रताप। राइट आंसर होगा हमारा सरस्वती पत्रिका। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? उत्तर है द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्कनी हिंदी। राइट आंसर होगा दक्कनी हिंदी। जो उत्तर भारत में खड़ी बोली है वो दक्षिण भारत में दक्कनी हिंदी के नाम से जानी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? अ है हिंदी, ब है उर्दू, स है फारसी, द है अरबी। तो मध्यकाल ये मुस्लिम शासन का समय है, तो उस समय इन समय फारसी भाषा उस समय की जो थी वही राजकाज की भाषा थी। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा, फारसी भाषा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? उत्तर है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 342। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 वन के अनुसार हिंदी है जो भारत की संघ की राजभाषा होगी, ये ऐसा वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषा है? उत्तर है प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल और द है वैदिक काल। तो जैसा पता चल रहा है कि ब्रज भाषा और अवधी, तो ब्रज भाषा हमारे सूरदास लिखे हैं इसमें, और अवधी में तुलसीदास, तो ये सभी लोग मध्यकाल के हैं। तो राइट आंसर हमारा मध्यकाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? अ 3, ब 4, स 5, द 8। तो हिंदी की बोलियां जो हैं वो 5 वर्गों में रखी जाती हैं और 18 इनकी उपभाषाएं हैं, यानी 5 बोलियों में इनको रखा जाता है। राइट आंसर है स, 5 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 12। बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? आंसर दिया हुआ है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये बुंदेली और कनौजी हैं जो ये हमारे राइट आंसर इसके हो जाएंगे पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर हो जाएंगे पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से, पाली और प्राकृत से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये हमारा हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो निर्माण हुआ है, राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा स, अपभ्रंश से। क्योंकि अपभ्रंश से ही हमारे आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे अवधी हो या सौरसेनी हो, जो भी विकसित हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? ये सभी लोग जानते हैं। भोजपुरी, ये भोजपुर जिला जो बिहार में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, बांगरू। तो मानक हिंदी का विकास जो हुआ है उसका राइट आंसर है खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है। आंसर ब, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। आंसर स, भाषा परिवर्तनशील है। द, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यही हमारा अशुद्ध है। क्योंकि भाषा तो सामाजिक है ही, समाज में है, समाज में सीखते हैं हम लोग, तो भाषा तो सामाजिक वस्तु है, यही अशुद्ध है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिपि के विकास के क्रम में पहली लिपि कौन सी है? लिपि के विकास के क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, चित्रलिपि। यानी लिपि सबसे पहले जो विकास के क्रम है, सबसे पहली लिपि हमारी चित्रलिपि है। चित्र के द्वारा हम लोग पहले पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये सारे साथियों को मालूम होगा, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अ है विद्यापति, ब है बिहारी, स है कलेक्टर सिंह केसरी, द है घनाना। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आंसर राइट है अ, विद्यापति। विद्यापति जो बिहार के बिस्फी ग्राम
और दरभंगा से हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य जो सूरदास अपने काव्य के विषय अपने आराध्य कृष्ण को बनाए हैं, तो उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वो ब्रज भाषा में है। राइट आंसर हमारा ब है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी किस बोलियों के किस वर्ग के हैं? पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है कि पहाड़ी हिंदी है? तो ये हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी और ब्रज भाषा, ये जितनी भी बोलियां हैं ये हमारे पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इसके राइट आंसर ब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन है? फारसी है, अंग्रेजी है, जापानी है, चीनी है? दोस्तों, इससे पहले हमने राजकाज की भाषा के रूप में पढ़ा था कि मुगल काल की राजकाज की भाषा कौन थी? तो फारसी थी। तो यहाँ भी जाहिर से उत्तर इसका अ हो जाएगा, फारसी। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? आ है ब्राह्मी लिपि, ब है खरोष्टी लिपि, स है चित्रलिपि, द है सूत्र लिपि। बाएं से दाएं जिसे गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अर्थात जो लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है वो खरोष्टी, जिसे हम गधे की होठ वाली भी लिपि कहते हैं, या उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है वही खरोष्टी लिपि है। उससे उसी तरह ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, और ठीक उसके उल्टी की लिपि है। इसका आंसर राइट हो जाएगा ब, खरोष्टी लिपि। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, बांग्ला, पंजाबी, मराठी। तो तमिल की अपनी लिपि है, बांग्ला की अपनी है, पंजाबी की अपनी गुरुमुखी लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। कौन सा आंसर होगा? मराठी। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? जैसे नाम से ही स्पष्ट चल रहा है, मेवाती और हड़ौती। मेवाड़ ये भी राजस्थान में है, तो इससे ही पता चल जाए कि राजस्थानी है। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, राजस्थानी। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, ब्राह्मी लिपि से। दोस्तों, अगर हम आंसर पे ज़्यादा फोकस करें तो जो अन्यथा जो इसमें आंसर दिए हैं उससे हम उलझने से बच सकते हैं। जैसे हम केवल आंसर को ही ज़्यादा याद करें तो हमारी याद को ज़्यादा बरकरार रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? इनमें हिंदीतर का मतलब जो हिंदी से इतर हो, जो हिंदी से अलग हो, जो हिंदी भाषा नहीं बोलता है, वो प्रदेश। तो इनमें हिंदीतर भाषी राज्य हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और बिहार में भी बोली जाती है। तो हिंदीतर प्रदेश हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? अर्थात अंग्रेजी को कब तक के लिए रखा गया था कि वो हमारे संघ के कार्यों में उसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसकी समय सीमा रखा गया था 25 जनवरी 1964। करीब 14-15 वर्षों के लिए रखा गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, परंतु आज भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1964। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? इसका आंसर है
4 अ में है ब्रज भाषा, ब में है खड़ी बोली, स में है मानक भाषा, द में है जन भाषा। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा, मानक भाषा। स हो जाएगा मानक भाषा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जामय रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। भाषा के विषय में अक्सर कहने वाले कवि तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अ है सदल मिश्र, ब है मिश्र बंधु, ग है ग्रियर्सन, द है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। ये गद्य साहित्य में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सदल मिश्र रानी केतकी की कहानी एक लिखे थे, जो कहानियों में प्रथम माना जाता है। तो गद्य साहित्य में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सदल मिश्र ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 31 नंबर, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? जो पुरानी हिंदी है वो भाषा के कौन से भाषा के किस अर्थ को समान अर्थ रखते, यानी हम कहें कि पुरानी हिंदी को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है अ प्राकृत, ब है अपभ्रंश, स है पाली, द है लौकिक संस्कृत। दोस्तों पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थी माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी के समतुल्य माना जाता था। ठीक, बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, इसका आंसर अ है सौरसेनी, ब है मागधी, स अर्धमागधी, ऑप्शन दिया है द पैसाची। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी का जो है उद्भव और विकास हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 33 का आंसर अ सौरसेनी। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमारा सौरसेनी से हो गया, तो पूर्वी हिंदी हमारा अर्धमागधी से, और मागधी से बिहारी बोलियां, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ब हो जाएगा, अर्धमागधी। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? ऑप्शन अ है पद विज्ञान, ब है ध्वनि विज्ञान, स है वाक्य विज्ञान और द है अर्थ विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वाक्य बनाने की प्रक्रिया है तो हमारा राइट आंसर वाक्य विज्ञान हो जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? तो पाली प्राकृत जो भाषाएं हैं हमारे, ये लौकिक संस्कृत, आंसर दिया है सौरसेनी दिया है, और पुरानी हिंदी दिया है, और द दिया है वैदिक संस्कृत। द दिया है हमारा वैदिक संस्कृत। तो इन पाली प्राकृत भाषा किससे हुई हैं? तो पाली प्राकृत भाषा हमारे वैदिक संस्कृत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। यानी जो वेदों में संस्कृत की जो चर्चा की गई है, जो वेदों में वर्णित संस्कृत है, उसी संस्कृत से हमारे पाली प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? महात्मा गांधी जी न हिंदी को मानते थे न उर्दू को मानते थे। उन्होंने उसको दोनों का मिश्रित रूप तैयार करके उसका नाम हिंदुस्तानी दिया था। तो यहाँ राइट आंसर ब है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदुस्तानी का। राइट आंसर ब। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन अ है कनौजी, ब है कौरवी, स है बघेली, द है मगही।
तो खड़ी बोली का दूसरा नाम ब आंसर, राइट आंसर कौरवी, क्योंकि वो कौरवों की भाषा है। हस्तिनापुर का जो इलाका है वहाँ कौरव हुआ करते थे, तो वो जो क्षेत्र पड़ता है वो खड़ी बोली का है। तो इसका राइट आंसर ब कौरवी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है अवधी बोली का, तो इसका राइट आंसर द हमारा अयोध्या हो जाएगा। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त यानी इसके अलावा किस अर्थ में होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ब हो जाएगा, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यही राइट आंसर ही हम ज़्यादा याद रखेंगे तो अन्य जो ऑप्शन है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, नहीं तो हम उसमें ही फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेखक कौन है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, जैसे कि आगे क्वेश्चन में है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता था, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और उसका राइट जो आंसर है उस पर ज़्यादा फोकस करें तो हमें याद करने में दोस्तों बड़ी सहूलियत होती है। ठीक, पढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है सन 1963। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1967 में हुआ, यानी 4 साल बाद। 63 में राजभाषा अधिनियम है जो पारित हुआ और 4 साल बाद यानी 67 में जो इसका संशोधन हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर स है, 21। जिस राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसके सदस्यों की संख्या कुल 21 थी। राइट आंसर स। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा विवाद संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो ये इसका नेतृत्व किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इसका राइट आंसर स हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग से अभिहित किया है? पंडित किशोरी दास वाजपेयी जो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास भी लिखे हैं और साहित्य भी लिखे हैं, तो इन्होंने 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 कुछ का समय पूर्वार्ध यानी 1850 से पहले का समय ले लीजिए, तो वो उस समय को इन्होंने लाल युग के नाम से पुकारा था, लाल युग का नाम दिया था। तो राइट आंसर हमारा 47 का ब हो जाएगा, क्योंकि 1857 के आसपास तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा, तो द्विवेदी भारतेंदु युग के नाम से जाना गया था। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग? तो सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रचार भारतेंदु काल में हुआ था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र कब थे? हमारे 1857 के आसपास थे। 1843 के आसपास उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो 1800 के बाद जो है वो 19वीं शताब्दी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 19वीं शताब्दी हो जाएगा। हिंदी के प्रचार का युग कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली, जैसे नाम से ही इसके पता चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये पहाड़ों की भाषा होगी, तो इसका राइट आंसर ब हमारा पहाड़ी हो जाएगा। मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़ी से। लास्ट क्वेश्चन 50 वहाँ है जो हमारा भाषा से हमने 50 क्वेश्चन लिया था, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले ये भाषा का चैप्टर है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको अपना एक बार नज़र दौड़ा के देख लेंगे, और इसमें से ये जो बुक है इसे हमने जो चुना है इसमें से इसकी तैयारी बीपीएससी की तैयारी हमने इसी बुक से किया था, या टीजीटी का भी हमने किया था, तो या जो जिस बुक से हमने किया हो वो सारे चैप्टर हम आपके सामने रखेंगे। आप अपनी तैयारी है जो ज़रूर करिए।
हम आपकी शुभकामना करते हैं कि आप BPSC Tier 2 में उससे सफल हों। ठीक। 50वां क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी। अब पूरब की हिंदी है, पश्चिम में तो ब्रज भाषा आता था, तो पूर्वी हिंदी में हम मान लेंगे अवधी को, द। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। ठीक। मैथिली जो है, मगही हमारे बिहार की भाषा है। अब बांगरू, ये सब बांगरू हमारा ये पूर्वी हिंदी है नहीं, अवधी है ये हमारा, और पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द, अवधी। तो 50 क्वेश्चन हमने भाषा से लिया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी तैयारी के लिए लगे रहिए। हम अगली वीडियो शीघ्र ही दूसरे चैप्टर से लेके आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।